सुप्रभात छात्रों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं की पहली इकाई की छठी पोयम ऐसा भी होता है, जिसके रचनाकार है अभिषेक जैन। अब इस कविता में अभिषेक जैन जी ने हमें हाइकु विधा से परिचित कराया है। अब हाइकु विधा मतलब क्या? हाइकु विधा मूलतः जापान की विधि है। इसे कहा जाता है विश्व की सबसे छोटी कविता। इसमें 5, 7, 5 कुल मिलाकर 17 वर्णों का समावेश किया जाता है। अब हम देखेंगे पहला वाला पद्यांश, गरजे में सहम कर कापी कच्ची दीवार। यहाँ पे कवि ने हमें समाज में जो उच्च वर्णीय लोग रहते हैं और शोषित वर्ग, इन दोनों से परिचित कराया है। अब यहाँ पे कवि ने मेघ की तुलना उच्च वर्णीय लोगों से की है और दीवार की तुलना शोषित वर्ग के साथ की गई है। अब कवि हमको समझाता है, पहले हम इसका लाइन टू लाइन सरल अर्थ देखेंगे कि गरजे में सहम कर कापी कच्ची दीवार, इसका अर्थ क्या है। यहाँ पे कवि हमको यह समझाना चाहता है कि जिस तरह मूसलाधार बारिश जब होती है उस समय मेघ जिस तरह गरजते हैं, उस समय कच्ची दीवार अपने आप सहम कर कांपने लगती है। उसी तरह समाज में जो उच्च वर्णीय लोग रहते हैं, वो जब गरीब लोगों पर शोषण अत्याचार करते हैं, वो लोग एक सीमित समय तक उसको सह लेते हैं, पर उसके पश्चात जब वो गरजने की आवाज करते हैं, उच्च वर्णीय लोग मेघ के स्वरूप में जब गरजते हैं, वो जब सिर्फ अत्याचार का नाम भी लेते हैं, तब जो गरीब वर्ग रहता है, शोषित वर्ग रहता है, वो उनके गरजने मार्ग से ही सहम कर कांपने लगता है। दूसरा है रवि चढ़ाए निर्मल किरणों से धरा को अर्घ। अब यहाँ पे रवि यानी सूर्य के द्वारा कवि हमें यहाँ पे यह समझाना चाहता है कि जिस तरह सूरज नित्य कर्म से अपना नित्य काम करता है, जिस तरह कि वो सवेरे उगता है और हमें एक नई आशा दिखाता है कि चलो अब दिन उग चुका है, हमें अपने नित्य कर्मों की शुरुआत करनी है, आगे चल के हमें अपने कार्य को समाप्त भी करना रहता है। तो सूरज जिस तरह अपना कार्य करता है बिना थके बिना रुके, बट वो कभी भी ये आशा नहीं रखता है समाज से कि मैंने आज तो बड़े सवेरे उठकर आपको किरण प्रतिपादित की है, तो उसके बदले में मुझे आप कुछ तो भी दो। इसी तरह यहाँ पे रवि के संबोधन से समाज में जो समाज से भी लोग रहते हैं, उनका वर्णन यहाँ पे किया गया है कि जो समाज से भी लोग रहते हैं, समाज की सेवा करने के लिए उतने ही तत्पर रहते हैं, वो भी उसके स्वरूप में या फिर उसके बदले में कुछ मांगते नहीं है। इसलिए कहा गया है कि रवि चढ़ाए निर्मल किरणों से धरा को अर्घ्य। उसके पश्चात है आंखें पसरी थकी हारी किरण धरा की गोद। अब यहाँ पे कवि ने अभिषेक जैन जी ने हमें जो मजदूर वर्ग है उनके बारे में बताया कि मजदूर वर्ग क्या करता है, सवेरे उठते ही अपने कार्य को लग जाते हैं और वो जी तोड़ हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं। हाड़ तोड़ का अर्थ होता है कि उन्हें बहुत ही कष्टदायी वर्क करना पड़ता है, यानी मेहनत मजदूरी करके अपना पालन पोषण करने की जरूरत होती है। इसलिए जब सूर्य की किरण निकलती है, उसके निकलने के पश्चात ही वो अपने कार्य की शुरुआत कर लेते हैं और दिन ढलते ही जैसे ही वो घर में आते हैं थके हारे, वो वैसे ही आकर धरा की गोद में यानी जमीन पर लेट जाते हैं। तो उनको जैसे हम आम मनुष्य हैं, हम मनुष्यों को भौतिक सुख सुविधाओं की जरूरत रहती है, जैसे हमको सोने के लिए पलंग की जरूरत लगती है, पंखे की जरूरत लगती है हवा के लिए, यानी इन सारे भौतिक सुख सुविधाओं की उनको बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि वो इतने थक चुके रहते हैं कि उनको धरा की गोद में यानी जमीन पर ही नींद लग जाती है। उसके पश्चात खुली आंखों ने जीवन भर देखे बंद सपने। यहाँ पे कवि हमको एक संबोधन भी कर रहा है और एक सवाल भी पूछ रहा है कि हम लोग को एक आदत रहती है कि हम लोग खुली आंखों से सपने देखते हैं। यहाँ पे गरीब लोगों के बारे में विशेष तौर पर बताया गया है कि जो गरीब लोग रहते हैं, शोषित लोग रहते हैं, वो लोग सिर्फ सपने देखना काम करते हैं, क्योंकि उनको भली बात ही पता रहता है कि हमारे सपने कभी भी पूरे नहीं होने वाले हैं। बट
कवि हमें उनके पीछे वाला जो मर्म है वो भी समझाना चाहता है कि इंसान को सिर्फ सपने देखने मात्र से रुकना नहीं चाहिए, सपना ऐसा होना चाहिए कि इंसान उसको पूरा भी कर सके। इसलिए इंसान को सपने को पूरा करने की ताकत भी रखनी चाहिए, उसके प्रगति पथ पर चलने की भी हिम्मत रखनी चाहिए। नहीं तो हम लोग सिर्फ सपने देखते हैं और उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि उसके आगे जो उसका मार्ग रहता है, रास्ता रहता है, उस रास्ते पर चलने की हमारी काबिलियत ही रहती नहीं है, क्योंकि आगे आने वाली कठिनाइयों से हम पहले ही डर जाते हैं और उस रास्ते को छोड़ देते हैं। इसलिए यहाँ पे गरीब लोगों को ये समझाने की जरूरत भी कवि को महसूस होती है कि अगर हम खुली आंखों से सपना देखते हैं तो उसे पूरा करने की भी हमें ताकत होना जरूरी है। नहीं तो हम लोग सिर्फ सपना देख के छोड़ देते हैं, ऐसा तो कोई भी करता है। यहाँ पे कवि फिर से गरीब लोगों को समझाना चाहता है कि सिर्फ खुली आंखों से सपना देखना जरूरी नहीं है, उसे पूरा करने की भी जरूरी होती है। उसके पश्चात है कट्टे तरु उजड़ा आशियाना रोए पखेरु। अब यहाँ पे कवि ने जो वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है उसके बारे में समझाया है कि आए दिन हम पढ़ते हैं कि भारत की आबादी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। उसका मुख्य कारण आपको भी पता है कि हम लोग सरकार कितनी भी चिल्लाए हम लोग सुनते हैं नहीं। जो भी सरकार ने रोक टोक लगाई है परिवार नियंत्रण पे वो भी हम लोग सुनते नहीं है। इसलिए उसका परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि भारत की दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है। उसका स्वरूप कि इंसान को रहने के लिए जगह कम गिरती जा रही है और इसके लिए इंसान क्या कर रहा है, अंधाधुंध वनों की कटाई शुरू कर रहा है। और उसका परिणाम दुष्परिणाम हम देखते हैं कि ना समय पर वर्षा होती है, ना समय पर हमको कुछ भी हवामान का अंदाजा लगाया जा सकता है। यानी इन द समर सीजन हम बारिश देखते हैं, बारिश की सीजन में हमको गर्मी का एहसास होता है, ठंड के दिनों में ठंडी का एहसास बिल्कुल नहीं होता है। बट यहाँ पे मुख्य परिणाम ये हो रहा है कि जो तरु यानी वृक्ष को हम काट रहे हैं, उनका परिणाम क्या हो रहा है कि वनों को अगर हम उजाड़ रहे हैं तो वनों को उजाड़ने से पखेरु यानी पक्षियों, वहां पे रहने वाले प्राणी पशु पक्षियों का जो बसेरा है वो उजड़ रहा है और उनके जो आशियाना है उनका आशियाना उजड़ने के पश्चात वो पक्षी प्राणी पशु क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं और उनके पास रोने के सिवा अन्य कोई कार्य सीमित या फिर बचता नहीं है। इसके पश्चात कवि ने एक और लाइन के बारे में हमको समझाया कि बच्चे पतंग माँ बाप थामे डोर छूते गगन। यहाँ पे पतंग की उपमा बच्चों को दी गई है और चक्री और डोर की उपमा माँ बाप को दी गई है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कार्य माँ बाप करते हैं। क्योंकि माता पिता का आद्य कर्तव्य रहता है बच्चों को संस्कार देना, संस्कार से लबालित करके हुए उनको अपने जीवन पथ पर अग्रसर करना, उनको अपने जीवन के बारे में, अपना लक्ष्य निर्धारित करने के बारे में माँ बाप उनको सही मात्रा में मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए कहा गया है कि बच्चों को अगर पतंग रूपी आसमान में लहराना है तो माँ बाप को उनकी डोर थामे रहना आवश्यक है, तभी वो जाके अपने कार्य को, अपने लक्ष्य को छू सकते हैं, अपने गगन की प्राप्ति कर सकते हैं। तन्माटी का फिर कैसा गुमान कदकाठी का। यहाँ पे अभिषेक जैन जी हाइकु विधा के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि इंसान का शरीर नश्वर होता है। ये बात इंसान भली भांति जानता है कि खाली हाथ आना है तो खाली हाथ जाना भी है, फिर भी इंसान क्या करता है, पैसा आने के पश्चात गुमान करता है, अहंकार करता है। तो किस पे? तन माटी का, उसका माटी का शरीर है, फिर कैसा गुमान कदकाठी का। इतना पैसा मिलने के पश्चात भी उसमें अहंकार मात्रा आने से क्या वो पैसा अपने साथ लेके जाने वाला है? मरने के पश्चात जितना भी धन आपने यहाँ पे कमाया है वो यही छोड़ के जाना पड़ता है। इसलिए अभिषेक जैन जी हमें समझाना चाहते हैं कि इंसान का शरीर जब माटी से बना हुआ है, इंसान ही जब नश्वर है, क्योंकि वो उसको जन्म लिया है तो मृत्यु आनी ही है, इसलिए उसको गुमान करने का कोई मतलब भी नहीं रहता है। इसलिए यहाँ पे गुमान यानी अहंकार ना करने पर इंसान को समझाया गया है। इसके बाद है उड़ा पखेरु देखता रह गया ठगा सा तरु।
अब यहाँ पे कवि ने जो माता पिता के संस्कार देने के पश्चात जो बच्चे उनके साथ बर्ताव करते हैं उनका वर्णन किया है कि उड़ा पखेरु, पखेरु मतलब जो उनके बच्चे रहते हैं वो देखता रह गया ठगासा तरु। माँ बाप बच्चों को इतने अच्छे संस्कार देते हैं, संस्कार देने के पश्चात उनका पालन पोषण करते हैं, उनको अपने पैरों पर खड़ा करते हैं और उसके पश्चात बच्चे क्या करते हैं उनके साथ, उनको छोड़ के कहीं अपनी दूसरी दुनिया बसा लेते हैं। तो उनके पास सिर्फ देखते रहने के सिवा कोई और पर्याय शिल्लक बाकी नहीं रहता है। इसके पश्चात डाकिया चला बांटने सुख दुख भर के झोला। यहाँ पे डाकिये द्वारा हमको समझाने की कोशिश की है कि इंसान के जो मन है, इंसान का जो शरीर है उसमें सुख दुख ये सभी लगे रहते हैं। आज उसका मन सुख से भरा है तो कल उसका मन दुख से भी भरेगा, यानी जीवन में सुख दुख लगे ही रहते हैं, क्योंकि डाकिया हरदम अपने झोले में सुख और दुख के जो भी पत्र रहते हैं वो साथ में लेके निकलता है। किसी के घर में वो सुख देता है पत्र के रूप में तो किसी के घर में वो दुख दे के आता है, यानी कहीं खुशी तो कहीं मातम का आपको नजरिया देखने को मिलता है। उसके पश्चात है मैया की आई वृद्धाश्रम से चिट्ठी कैसे हो बेटा। यहाँ पे माँ की ममता का वर्णन किया गया है कि माँ बच्चा कैसा भी हो, बच्चा कितनी भी गलतियां क्यों ना करे, चाहे वो चोरी करे डाका डाले, फिर भी माँ के लिए बेटा बेटा ही रहता है। आजकल के बच्चों का अगर हम वर्णन करते हैं तो आजकल के बच्चों को माँ बाप बुढ़ापे के दहलीज पर जब वो कदम रखते हैं तब उनके लिए बोझ लगने लगते हैं, यानी उनको घर में एक अड़चन पैदा हो जाती है और वो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाते हैं। इसके पश्चात भी माँ माँ ही होती है। इतना बेटे ने उसके साथ करने के बाद भी वो अपने बेटे को वृद्धाश्रम में चिट्ठी लिख के पूछती है कि बेटा तू कैसा है, यानी माँ की जो ममता है वो अपरंपार है। इसलिए कहा गया है कि माँ ममता की मूर्त है, वो चाहे बेटा कैसा भी हो फिर भी उसका मन अपने बेटे में ही रहता है। उसके बाद आखिरी पद्यांश है हो गई चोरी संस्कारों की तिजोरी लुट गया मैं। यहाँ पे कवि हमारे संस्कारों के बारे में बता रहा है। आज हम पे पाश्चात्य संस्कृति के जो संस्कार है वो हावी होके बैठे हुए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें पूर्वजों से हमें संस्कारों की जो तिजोरी बोलते हैं वो मिलती है। पूर्वज हमको संस्कार देते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कन्वर्ट होते जाते हैं, यानी हमारे पूर्वजों ने हमारे माँ बाप को दिए हैं संस्कार, उन्होंने हमको दिए हैं, हम आने वाली पीढ़ी को वो कन्वर्ट करेंगे। बट हम क्या करते हैं, सिर्फ माँ बाप की खुशी के लिए वो संस्कारों को आत्मसात करते हैं, पर कहीं ना कहीं आज हम उन संस्कारों को तिलांजलि दे के आ गए हैं, क्योंकि हमें भारतीय संस्कृति कहीं ना कहीं अड़चन जैसी लगती है, कहीं ना कहीं रुकावट जैसी लगती है। इसलिए हम उसे क्या कर रहे हैं, तिलांजलि देकर नए संस्कृति को अपना रहे हैं। इसलिए कवि ने कहा गया है कि हो गई चोरी संस्कारों की तिजोरी, क्योंकि यहाँ पे क्या लूट गया है, संस्कारों की तिजोरी ही लूट गई है। कहीं ना कहीं आपने क्या कर दिया है, खुद होके अपने हाथों से संस्कारों को तिलांजलि देकर उसको खुद होके चोरी करने पे मजबूर कर दिया है। इसलिए यहाँ पे फिर एक बार कवि कहता है कि हम खुद होके अपने संस्कारों को तिलांजलि दे रहे हैं, इसलिए संस्कारों की तिजोरी लूट चुकी है। थैंक यू।